नमस्कार। तो जैसा कि मैंने आप लोग का व्याकरण का सीरीज शुरू कर दिया है और हम लोगों ने काफी हद तक काफी व्याकरण हम लोगों ने बना भी दिया है और हमने देखा भी है। तो अगला जो क्रम चल रहा है वो संधि का ही चल रहा है, क्योंकि इसके पहले संधि का हमने स्वर संधि देखा था। आशा लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। और आज जो है वो संधि का ही दूसरा भेद है, हम लोग करेंगे व्यंजन संधि और इसके कुछ नियम को देखेंगे और साथ में इसके हम ट्रिक्स को भी देखेंगे ताकि हम लोग समझ पाए। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले तो इसका परिभाषा देख लीजिए व्यंजन संधि का। तो व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन को मिलाने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन को मिलाने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। क्लियर, समझ में आ गया? तो चलिए डायरेक्ट हम लोग इसके रूल को या नियम को समझने की चेष्टा करते हैं। देखिए हमने लिखा है कुछ प्रमुख नियम को बढ़िया से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है क से लेकर म तक, ये एक वर्ग के अंतर्गत आता है। जैसे क से अंग तक क वर्ग कहलाता है, च से य तक च वर्ग कहलाता है, वैसे ट, त और प ये सभी वर्ग कहलाते हैं। अब इसमें जानने वाला बात क्या है, एकदम सिंपल सा, ये पहले वर्ग का पहला वर्ण हो गया, यानी पहला वर्ण हो गया, ये दूसरा वर्ण हो गया, ये तीसरा वर्ण हो गया, ये चौथा वर्ण हो गया। बस इतना समझना है, इतना समझ लीजिए। तो पहले दूसरे और चौथे वर्ण के बाद, याद रखिएगा, पहले दूसरे और चौथे वर्ण के बाद क्या आता है? कोई स्वर आ जाए। स्वर मतलब अ से लेकर अ तक कोई स्वर आ जाए। इसके बाद पहले वर्ण, दूसरे वर्ण और चौथे वर्ण के बाद यदि कोई स्वर आ जाता है, या फिर य, र, ल, व ये आ जाए, या फिर खुद तीसरा वर्ण आ जाए। तीसरा वर्ण मतलब ये वाला ग, ज, ड, द, ब, ये तीसरा वर्ण आ जाए। किसके बाद? इस पहले दूसरे और चौथे वर्णों के बाद यदि कोई स्वर या र, ल, व या तीसरा वर्ण, ये तीसरा वर्ण आए तो क्या होगा? सिंपली समझिए, ये पहला दूसरा और ये चौथा वर्ण, ये पहला दूसरा चौथा वर्ण अपने वर्ग के तीसरे नंबर वर्ण बदल जाएगा। अपने वर्ग के तीसरे नंबर वर्ण, जैसे अगर क दिया रहेगा तो इसका तीसरा वर्ण क्या है? ग हो गया। यदि च दिया रहेगा तो इसका तीसरा वर्ण क्या होगा? ज हो जाएगा। यदि ट दिया रहेगा तो इसका तीसरा वर्ण क्या है? द हो जाएगा। यदि त दिया होगा तो इसका तीसरा वर्ण क्या है? द हो जाएगा। यदि प दिया है तो इसका तीसरा वर्ण क्या होगा? ब हो जाएगा। इतना ही सिंपल है, बस इतना ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जैसे दिक प्लस अंबर, तो दिक प्लस अंबर, देखिए क आया है तो इसका तीसरा वर्ण क्या होगा? क, ख, ग। देखिए ग आ गया ना। दूसरा देखिए फिर क आ गया तो क का तीसरा क्या होगा? ग। देखिए ग है। ये देखिए ट, इसका तीसरा वर्ण क्या होगा? ट, ठ, ड, ड। सर बोलेंगे आ की मात्रा क्यों आए? देखिए क्योंकि आ की मात्रा है और आ की मात्रा है। याद रखिएगा, व्यंजन हमेशा आधा होता है, इसको हलंत कहा जाता है। इसका मतलब ये आधा है, लेकिन जैसे स्वर मिला देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो ग और उसमें हम अ मिलाएं तो पूरा ग बन गया। तो क, इसका तीसरा क्या होगा? ग। देखिए ग पूरा हो गया। ट ये आधा है, इसमें हम अ मिला दिए तो ये पूरा हो जाएगा। तो ट का तीसरा क्या होता है? ड, ट, ठ, ड। देखिए आ की मात्रा हो गया। देखिए च का तीसरा वर्ण क्या होता है? च, छ, ज। देखिए ज हो गया ना। चूंकि ये बिंदु था इसलिए इसको माथा पे हम लिख दिए। तो ये हो गया आपका पहला नियम, समझ में आ गया। तीसरा वर्ण बदला, किसमें? तीसरा वर्ण बदला। दूसरा वर्ण क्या बोलता है कि क, च, ट, ट, प। देखिए क, च, ट, ट, प के बाद यदि पांचवा वर्ण है, पांचवा वर्ण मतलब ये क पहला वर्ण हो गया, ये ख दूसरा हो गया, ये ग तीसरा हो गया, ये घ चौथा हो गया, ये अंग पांचवा हो गया। तो इस तरह से सारे वर्णों का पांचवा वर्ण ये सब है, अंग, इय, अड़, न और म। तो क, च, ट, ट, प के बाद, यानी प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण के बाद, प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि पांचवा वर्ण में से कोई आ जाए, पांचवा वर्ण में से कोई आ जाए, खासकर न और म में से आए, खासकर न म में से आए, ये पांचवा में से या 9 में से, तो क्या होगा? सुनिए, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो पहला वाला वर्ण है ना, ये पांचवा बदल जाएगा। क है तो इसका पांचवा क्या है? अंग हो जाएगा। च है तो इय हो जाएगा। ट है तो अण हो जाएगा। त है तो न हो जाएगा। प है तो म हो जाएगा। यानी पहला वर्ग क, उसका पांचवा अंगा हो जाएगा। च पहला दूसरा वर्ग का है, च इसका पांचवा इया तो इया हो जाएगा। तो सिंपल ऐसे समझना है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण के बाद, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि पांचवा वर्ण में से कोई आ जाए तो वो जो वर्ण है ना अपने वर्ग का पांचवा हो जाएगा। क है तो पांचवा अंगा हो जाएगा, च है तो इया हो जाएगा, ट है तो अड़ा हो जाएगा, त है तो न हो जाएगा, प है तो म हो जाएगा। क्लियर?
एकदम क्लियर। आइए एग्जांपल समझते हैं। देखिए मैंने बोला था ना क, तो इसका पांचवा क्या होगा? अंग। अंग हो गया वांग्मय। जगत त, इसका पांचवा क्या होगा? न। देखिए न हो गया जगन्नाथ। देखिए इसमें भी त, इसका पांचवा क्या होगा? पांचवा क्या होगा बोलिए? वही न हो गया भगवान नाम। उत प्लस नति, देखिए उत, इसका पांचवा क्या होगा? न। तो देखिए इस न के पहले न लग गया। यानी आपको यहां दिखाई पड़ रहा है कि म के पहले अंगा, न के पहले आधा न के पहले आधा न के पहले आधा न। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये पांचवा वर्ण था। सिंपल। यदि आपको लिखिएगा किसी भी वर्ग का पहला वर्ण होगा, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण होगा और उसके बाद पांचवा, म पांचवा है, न पांचवा है, न पांचवा है, न पांचवा है, यानी किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि पांचवा वर्ण आता है तो ये जो क त है ना, ये पहला वर्ग का वर्ण, ये पांचवा बदल जाएगा। कितना में? पांचवा में बदल जाएगा। क बदलेगा अंगा में अंगा है, त बदलेगा न में न है, त बदलेगा न में न है, त बदलेगा न में न है, ऐसे ही बदल जाएगा। समझ में आ गया? जरूर समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं। अगला रूल क्या बोल रहा है? तीसरा नंबर कि त के बाद यदि तलाबेश आ जाए, त के बाद यदि तलाबेश आ जाए तो ये च छ हो जाएगा, ये आधा च छ हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीका समझ लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। त के बाद यदि तलाबेश आता है तो च छ हो जाएगा। यदि त के बाद यदि ह आता है तो ध हो जाएगा। त और ध, द और ध, ठीक है ना। तो त के बाद यदि ह आता है तो द में ध ये हो जाएगा। यदि त के बाद तलाबेश आता है तो च छ हो जाता है। आइए इसको समझते हैं अच्छे तरह से। क्या बोल रहा है भैया? जैसे यहां देखिए, यहां देखिए त के बाद क्या आया? स आया। त के बाद स आया। देखिए त के बाद क्या? स आता है तो क्या हो जाएगा? ये च छ बदल जाएगा। तो ये सी की जगह पर च छ लगा दिए, सी की जगह पर च छ लगा दिया, उच्चिष्ट हो गया। अब देखिए फिर त के बाद स आ गया, त के बाद स, तो सब क्या बनेंगे? च छ। क्या बनाएंगे? च छ। तो यही हट जाएगा, इसकी जगह पर च छ आ जाएगा। तो क्या होगा? सच छात्र, सच छात्र। समझ में आ गया? अब देखिए यहां क्या बोल रहा है? यहां क्या बोला है? त प्लस ह। अब ये चेंज हो गया, त के बाद ह आ गया। तो देखिए त के बाद से यदि ह आता है, त के बाद से देखिए, त के बाद से यदि ह आता है तो ये द बदल जाता है। क्या हो जा रहा है? देखिए त के बाद ह आ गया तो त द मिल क्या हो गया? द हो गया। त और ह मिल क्या हो गया? द हो गया। आकी मात्रा तद्धार हो गया। तो त के बाद फिर ह आ गया, त के बाद फिर ह आ गया तो क्या बन जाएगा? द में ध। तो ये त ह मिल क्या बन गया? द में ध, तो ये हो गया तद्धित हो गया। तो सिंपल आपको समझ लेना है कि त के बाद स मिलेगा तो च छ लग जाएगा और त के बाद ह मिलेगा तो द हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीका है। समझ में आ गया? आप एक से दो बार देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। देखिए म के बाद यदि क से म तक कोई आए, म के बाद यदि क से म तक कोई अगर वर्ण आता है तो कुछ नहीं करना है। सिंपली जो क, म के बाद क से म तक कोई भी वर्ण आता है तो वो क्या हो जाएगा? वो अपना अनुस्वार यानी माथा में बिंदु लग जाएगा या तो पांचवा वर्ण हो जाएगा। एकदम सिंपल समझिए, म के बाद यदि क से म तक कोई भी वर्ण अगर आता है तो क्या होगा? इस म के जगह पर, इस म के जगह पर आपका अनुस्वार यानी माथा पे बिंदु या तो पांचवा वर्ण हो जाएगा। एकदम सिंपल। आइए एग्जांपल देखते हैं। देखिए देखिए म आया तो म के बाद क्या आ गया? त आ गया। कुछ नहीं करना है, म के बाद क से म तक कुछ भी आए, इस म के जगह पर बिंदु लगा देना। क्या लगा देना? बिंदु। देखिए बिंदु लगा दिया। किस पे लग गया? म। इस सा के पहले हमने बिंदु लगा दिया। फिर देखिए सब म के फिर आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या करना है? म को हटा क्या लगना है? बिंदु लगाना है। क्या लगा देना? बिंदु। तो बिंदु लग गया। देखिए फिर सम में म के जगह पे क्या लगा दिया? बिंदु लगा दिया। बस सिंपल सा तो है, एकदम सिंपल समझिए। म के बाद यदि क से म तक कुछ भी अगर आता है, सिंपली म के बाद कुछ भी आता है, आप कुछ नहीं करना है, माथा पर बिंदु लगा देना है। माथा पर बिंदु लगा देना, काम खत्म। या तो पांचवा वर्ण या तो बिंदु। पांचवा वर्ण किसका? ये देखिए इस त का पांचवा वर्ण क्या होगा? न, तो हो जाएगा पांचवा वर्ण। ये देखिए द है तो द का पांचवा वर्ण क्या होगा? न, पांचवा वर्ण। या तो पांचवा वर्ण लगाइए या तो सिंपल बिंदु लगा दीजिए और कुछ नहीं करना है। बस म के बाद यदि कुछ भी आता है इस म के जगह पर बिंदु लगा देना। किसके पहले? इसके पहले वाला जो वर्ण होगा उसके माथा पे। देखिए यहाँ पर स के माथा पर होगा, फिर स के माथा पे, स के माथा पे। बस इतना सा है। क्लियर? आगे देखिए, यदि छ के पहले कोई स्वर आ जाए, छ के पहले कोई स्वर अ आ छोटी बड़ी कोई स्वर आ जाए, इस छ के पहले स्वर आए, इस छ के पहले आधा च जोड़ देना है। बस खत्म। इतना इजी है। यदि छ के पहले कोई स्वर आ जाए, इस छ के पहले कोई आपको आधा च जोड़ देना पड़ेगा। सिंपल। छ के पहले यदि कोई स्वर आया तो छ के पहले च जोड़ दीजिएगा। एकदम सिंपल है। देखिए अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद, कुछ नहीं करना, छ के पहले च जोड़ दीजिए, अनुच्छेद हो गया। देखिए वी में विच्छेद दिया गया है तो छ के पहले च जोड़ दिए, विच्छेद हो गया।
नी के प्लस छेद जोड़ा गया, कुछ नहीं करना है, छ के पहले च जोड़ दीजिए, निक्षेद हो गया, एकदम सिंपल, समझ में आ गया। क्या कहा गया देख लीजिए एक बार कि ये छ के पहले कोई स्वर अगर आता है इसके पहले च जोड़ दीजिएगा, काम खत्म। आगे देखिए, अगर दंते स है, दंते स का हम पेटकट्टा मूर्धन्य स कर देंगे, दंते स को हम पेटकट्टा मूर्धन्य स कर देंगे कब? जब इसके पहले कोई ई या उ का मात्रा दिखेगा। दंते स के पहले यदि ई और उ का कोई मात्रा दिखेगा, ये दंते स का पेटकट्टा मूर्धन्य स हो जाएगा, पेटकट्टा मूर्धन्य स हो जाएगा। आगे देखिए एग्जांपल, ये देखिए, ये देखिए नी प्लस सिद्ध, देखिए आ गया ना, नी सिद्ध आ गया, तो कुछ नहीं करना है इसके लिए पेटकट्टा मूर्धन्य, क्योंकि इसके पहले छोटी की मात्रा आ गया, छोटी का आ गया। फिर देखिए अभी प्लस सेक, सेक के पहले छोटी की मात्रा आया, देखिए आ गया ना, ये क्या बन गया? पेटकट्टा मूर्धन्य स। ये देखिए अभिषेक निषेध, ये देखिए वी प्लस सम, वी प्लस सम आया तो स के पहले क्या है? छोटी की मात्रा आ गया, छोटी की मात्रा, मैंने बोला ना छोटी अब छोटा हुआ आएगा, कोई मात्रा आएगा तो किसे बदलेगा? पेटकट्टा मूर्धन्य स। तो ये स किसे बदल गया? पेटकट्टा मूर्धन्य स में। तो सिंपल समझिए, इस दंते स के पहले, दंते स के पहले कोई छोटी या छोटा हुआ आएगा, छोटी ई छोटा हुआ आएगा, तो ये दंते से किसे बदल जाएगा? पेटकट्टा मूर्धन्य स में। बस इतना सिंपल है, और कुछ नहीं करना है। चलिए आगे देखिए रूल, यदि न के बाद किसी भी जगह पर यदि र री और स आ जाए, न के बाद, इस न के बाद यदि र री और स में से कुछ भी दिखाई पड़े तो कुछ नहीं करना है, इस न को औड़ा बना दीजिए, कुछ नहीं करना है, न को औड़ा बना दीजिए। फिर से समझिए क्या बोलना चाहता है, यदि न के बाद या न के किसी भी तरह के शब्द के अंदर, न के बाद यदि र री और पेटकट्टा मूर्धन्य स, र री और पेटकट्टा मूर्धन्य स आए न के बाद, तो न को हटा के वहां पर औड़ा लगा दीजिए, न को हटा के औड़ा लगा दीजिए, न दिखे औड़ा लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है, न दिखे औड़ा लगा दीजिए, कुछ नहीं करना। देखिए सिंपल, न दिया है और श दिया गया, ठीक है, नहीं ये तो हो गया। यहां देखिए री और न, री न, देखिए न दिया गया, कुछ नहीं करना, आड़ा कर दीजिए, हो गया। उस न देखा ना, बस कुछ नहीं करना, आड़ा लगा दीजिए। राम आयन, इसमें न है ना लास्ट में, है ना लास्ट में, इसको आड़ा बना दीजिए, कुछ नहीं करना है। यानी न को आपको सिंपली आड़ा बना देना है, यदि सेंटेंस में र री और स हो तो कुछ नहीं करना है, न जहां दिखेगा आड़ा कर देना है, ना दिखे आड़ा कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। सिंपली एग्जांपल है ऋण और ऋण, हो गया ऋण, क्लियर। देखिए शुरुआत का समय है, आपको थोड़ा दिक्कत हो ही सकता है, तो इसे 2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद का जो बचा हुआ है विसर्ग, उसको भी मैं कंप्लीट कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। और आशा करता हूं कि आपको अंक अच्छा लगा होगा। इसी वादे के साथ, इसी आस के साथ कि आगे वाला अंक भी आपको अच्छा लगेगा, मैं रास्ते आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।